नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, देखिएगा ज्योग्राफी की क्लास में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के शक्ति संसाधनों के बारे में, यानी कि पावर ऑफ रिसोर्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से और फिर दोबारा मैं दोहरा रहा हूं कि अब आप लोगों को कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। जो विद्यार्थी क्लास को मिस करेगा उसके लिए बहुत भार बढ़ जाएगा, क्योंकि अब मुझे जो है दिसंबर के महीने तक कंप्लीट आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करवाना है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट जिसमें से इतिहास है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है और पॉलिटिकल साइंस, 4 मेन सब्जेक्ट जो है इसको दिसंबर के महीने तक मुझे कंप्लीट करवाना है। जैसे भी करके चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मुझे आपके 4 सब्जेक्ट दिसंबर तक कंप्लीट करने हैं। इसके बाद में अन्य सब्जेक्टों के बारे में अगले यानी कि जनवरी के महीने से अगले सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू हम अध्ययन करते चलेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ में आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, और सहयोग यही रहेगा कि आप लोग कंटिन्यू क्लासेस लेते रहें और रेगुलर आपके नोट्स बनाते रहें। देखिएगा आज की क्लास में ज्यादा समय इन्वेस्ट ना करते हुए हम लोग बात करेंगे भारत के शक्ति संसाधनों पर। बेटा आज की क्लास का टॉपिक आप लोग डालिएगा भारत के शक्ति संसाधन, भारत के शक्ति संसाधन, शक्ति संसाधन यानी कि पावर ऑफ रिसोर्स, ठीक है। पावर ऑफ क्या है, रिसोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पावर ऑफ रिसोर्स, देखिए बेटा भारत के शक्ति संसाधन यानी कि पावर ऑफ रिसोर्स क्या होता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे आज की क्लास में, विस्तार से इसको समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए उसको क्या होना चाहिए, यानी कि ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धि होना अनिवार्य होती है। सबसे पहले एक बात समझो कि आर्थिक और सामाजिक विकास को, आर्थिक और सामाजिक विकास को बल देने के लिए आर्थिक विकास के साथ में देखिएगा आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास। सामाजिक विकास को बल देने के लिए हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्रोत होता है वो ऊर्जा का स्रोत अनिवार्य है। क्या है, ऊर्जा का स्रोत अनिवार्य है। अगर आपके पास में ऊर्जा यानी कि पावर नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, यानी कि विकास नहीं कर सकते इन क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में, ना आप आर्थिक विकास कर सकते ना सामाजिक विकास कर सकते। अब इस चीज को समझेंगे कि आर्थिक और सामाजिक विकास होता क्या है, इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिएगा आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो विश्व लेवल पर, है ना, यानी कि WHO की बात करेंगे हम, है ना, ठीक है। तो विश्व लेवल की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा विश्व लेवल पर अगर हम बात करते हैं रिसोर्सों की यानी कि स्रोतों की बात करते हैं, तो स्रोतों के आधार पर हमारा आर्थिक विकास डिपेंड रहता है। जैसे हमारे पास हो गई विद्युत शक्ति, यानी कि विद्युत पावर हमारे पास कितनी है, ठीक है। हमारे पास में पेट्रोलियम पदार्थ कितने हैं, ठीक है, यानी कि पेट्रोल कितना है, विद्युत पावर कितना है, ये जल स्रोत कितने हैं, ये अन्य चीजें जो है यानी कि जो हमें पावर के उपलब्धि करवाती है, उन चीजों के जो रिसोर्स होते हैं उन चीजों के बारे में विश्व लेवल पर हमारी आर्थिक पहचान बनाना और हमें आर्थिक चीजों के रूप में निर्मित करना किसी भी चीज को, और उससे ज्यादा पैसे कमाना। देखो एक चीज समझो आप लोग, अगर आज आप लोगों के पास में अगर मान लीजिए पेट्रोलियम अगर नहीं होता, ठीक है, पेट्रोल नहीं होता, अगर कल्पना कीजिएगा आपके पास में पेट्रोल या विद्युत नहीं होता, तो क्या आज जो आप काम कर रहे हैं, जिस मोबाइल जिस सेल फोन का आप यूज कर रहे हैं, उस मोबाइल में आप मुझे देख पाते कभी? अगर आपके पास में पावर यानी कि पावर का स्रोत नहीं होता, यानी कि विद्युत का स्रोत नहीं होता, तो क्या आप ये चीजें संभव थी? नहीं थी ये चीजें संभव। तो इसीलिए ये संभव नहीं थी, तो इसी को आर्थिक विकास यानी कि इसी के कारण आर्थिक विकास होता है। क्या होता है, आर्थिक विकास होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आर्थिक विकास किस प्रकार से हो रहा है। कंपनियां जो है कंटिन्यू डेवलप करती जा रही है, और सबसे ज्यादा स्रोत आज की दुनिया में जो है नेटवर्क यानी कि इंटरनेट की दुनिया में निकल कर आ रहे हैं। तो ये सभी रिसोर्सों के अंदर आते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के, किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धि होना अनिवार्य है। ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धि होना अनिवार्य है। आगे लिखेगा ऊर्जा के मुख्य संसाधन, ऊर्जा के मुख्य संसाधन, ऊर्जा के मुख्य संसाधन कोयला,
ऊर्जा के मुख्य संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस और पानी, बिजली। और क्या है? बिजली, यानी कि जल, जल से जो विद्युत उपलब्ध करवाई जाती है उसे पन बिजली के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा हमारे प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं, यानी कि भारतीय शक्ति संसाधनों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से कोयला है हमारे पास, दूसरा पेट्रोलियम आता है, तीसरा प्राकृतिक गैस आती है और चौथा हमारे पास में आता है पानी, बिजली। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक चीज लिखिएगा आप लोग, इसके अतिरिक्त, आगे लिखिएगा बेटा, इसी टॉपिक में लिखते चलिएगा, इसी के अतिरिक्त, एक लाइन छोड़ दिया करो बीच में, इसी के अतिरिक्त आज के युग में, इसी के अतिरिक्त आज के युग में नाभिकीय, आज के युग में, किस युग की बात कर रहा हूं मैं? आज के युग में कौन सी बेटा? नाभिकीय, नाभिकीय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार भाटीय ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा और भूगर्भीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर भी क्या कर रहे हैं? विशेष ध्यान दे रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक बात समझिएगा बेटा, इधर थोड़ा ध्यान इधर आइएगा एक बार, थोड़ा सा जल्दी आपका हाथ जो है, हैंड राइटिंग आप थोड़ी सी जल्दी तीव्रता से लिखने की कोशिश करो, क्योंकि आपके मेंस में बहुत ज्यादा काम आएगी। आंसर राइटिंग तब करवाऊंगा तब आप बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए चीजों का डेवलप करना बहुत जरूरी है। पहला तो एक चीज पढ़ने की स्किल डेवलप होनी चाहिए और एक राइटिंग स्किल आपकी दोनों डेवलप होनी चाहिए। देखिएगा हमने बात की भारतीय शक्ति संसाधनों के बारे में, पावर ऑफ रिसोर्स के बारे में हमने चर्चा की। इसके अंतर्गत हमने बात की किसके बारे में? देखिएगा आर्थिक विकास और सामाजिक विकास तब संभव हो सकता है मानव के लिए जब उसके पास में ऊर्जा यानी ऊर्जा के स्रोत हो। मुख्य बात की कि मुख्य स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, तो कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, प्राकृतिक गैस हो सकता है, पानी, बिजली हो सकता है। इसी के बाद में मैंने आगे चर्चा की कि आज के युग में, वर्तमान समय में हम एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं सबसे ज्यादा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है उसको बाहर निकालना नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। सौर ऊर्जा, उसके बारे में, सूर्य के द्वारा जो प्रकाश होता है उससे हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। पवन ऊर्जा यानी कि वायु के माध्यम से हम ऊर्जा का स्रोत बना रहे हैं। जवाहर भाटी योजना या ऊर्जा, सॉरी योजना ही ऊर्जा, तो इसके माध्यम से हम नदी और जो समुद्र होता है, बड़े बड़े नदियां और समुद्र जो होते हैं उनके माध्यम से क्या कर रहे हैं, बांधों के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जवाहर भाटी ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसी के साथ में देखिएगा भूगर्भीय ऊर्जा के बारे में हमने चर्चा की। इसी प्रकार से इन चीजों पर हमारे द्वारा यानी कि मानव के द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है इन चीजों पर, क्योंकि यही एक स्रोत ऐसा है कि इनके माध्यम से ही आर्थिक डेवलप कर सकता है व्यक्ति और अपने आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को लिखाऊंगा विद्युत ऊर्जा, और सबसे पहला टॉपिक डाल लीजिएगा आप लोग विद्युत ऊर्जा। किसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम? विद्युत ऊर्जा के बारे में। तो विद्युत ऊर्जा लिखिएगा सबसे पहले आप लोग, और इसके अंदर नोट करिएगा सीधा, विद्युत ऊर्जा एक साफ सुथरा साधन है। विद्युत ऊर्जा एक साफ सुथरा साधन है। विद्युत पानी, कोयला, विद्युत पानी, विद्युत जो है किन किन से उत्पादित की जा सकती है? विद्युत जो है पानी, कोयला, पानी, कोयला, प्राकृतिक गैस, कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन, सागरीय लहरें, पवन, सागरीय लहरें, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तथा परमाणु से पैदा की जाती है, तथा परमाणु से पैदा
की जा रही है। देखो बेटा एक चीज समझो, यहां पर विद्युत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब सबसे पहली चीज समझते हैं कि विद्युत का उत्पादन किन किन चीजों से होता है। तो देखिएगा, पानी से भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है, कोयले के माध्यम से भी विद्युत का उत्पादन करते हैं, प्राकृतिक गैस के बारे में पवन सागरीय लहरों से हम करते हैं, सूर्य से करते हैं, इसी के बाद में देखिएगा प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से करते हैं, इसी के बाद में परमाणु ऊर्जा भी हम उत्पादित कर रहे हैं। कहीं बड़े बड़े प्लांट आपको देखने को मिलेंगे परमाणु ऊर्जा के रूप में भी, और कई सारे सूर्य यानी कि सौर पैनल्स आपको मिल जाएंगे, पवन ऊर्जा स्रोत आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से पवन सागरीय लहरों के माध्यम से, इनके माध्यम से भी किया जा रहा है। प्राकृतिक गैसों के बारे में, कोयला और पानी, इन सबसे मिलकर क्या की जा रही है, विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है और किया जा रहा है बहुत सारी जगहों पर। ठीक है, चलेगा, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। विद्युत से प्रदूषण कम होता है। सबसे पहली बात क्या है, विद्युत का एक फायदा है, इससे क्या होता है बेटा, प्रदूषण बहुत कम होता है। विद्युत से प्रदूषण कम होता है, आप लोग लिखते चलिएगा साथ के साथ, विद्युत से प्रदूषण कम होता है। आगे लिखिएगा लाइन छोड़ के, किसी देश में विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग उस देश के आर्थिक विकास का सूचकांक माना जाता है। किसी देश के विद्युत प्रति व्यक्ति उपयोग इस देश का या फिर उस देश का आर्थिक विकास सूचकांक माना जाता है। उस देश का आर्थिक विकास का सूचकांक माना जाता है, यानी कि मानव जितनी विद्युत का उपयोग करेगा वो उतना ही डेवलप कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, तो विद्युत जितना उत्पादित किया जा रहा है उसमें से कितना विद्युत खर्च किया जा रहा है, इस चीज पर विशेष ध्यान रखा जाता है विश्व के आधार पर। यानी कि विश्व की जो रिपोर्ट होती है वो विकास सूचकांक के अंदर जो है, आर्थिक विकास सूचकांक की हम बात कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट जो है इस चीज का विशेष ध्यान देती है कि किस देश में सबसे ज्यादा एक स्रोत रखा गया है विद्युत को, कि विद्युत जितना उपयोग की जा रही है जिस घर में, चाहे वहां पर क्या किया जा रहा है, यानी कि किसी ना किसी स्रोत के माध्यम से वहां पर आर्थिक विकास किया जा रहा है। यानी कि एक बात समझो, एक घर होता है, एक कच्ची झोपड़ी होती है जिसके अंदर केवल एक बल्ब जलता है। ठीक है, एक लाइट जलती है केवल वहां पर, और एक मकान होता है जिसके अंदर 20 लाइटें जलती है। अब मान लो जहां पर एक बल्ब जहां पर जलता है, तो आप सोचिएगा, कल्पना करिएगा कि वो शायद हो सकता है कि निम्न स्रोत यानी कि कमजोर वर्ग का व्यक्ति हो या फिर गरीब व्यक्ति हो, तो उसकी झोपड़ी में एक बल्ब जल रहा है। ठीक है, लेकिन एक ही मतलब एक बड़ा मकान है उसके अंदर 20 बल्ब जल रहे हैं, तो इसकी आप परिकल्पना कर सकते हैं कि इनकम का जो स्रोत होता है, जहां पर जितनी विद्युत खपत होती है वो उतना ही होता है, क्योंकि बड़ा मकान वही बना सकता है जिसके पास में आर्थिक स्रोत होता है। कहने का मतलब वो ज्यादा इनकम जो है उसके पास में प्राप्ति हो रही है, यानी कि ज्यादा पैसा कहां से प्राप्त हो रहा है और किसको प्राप्त हो रहा है, तो इसका एक सीधा सा आधार विद्युत को माना गया है। विद्युत के माध्यम से भी परिकल्पना कर सकते हैं और काल्पनिक चीजों के आधार पर, जिस प्रकार से कभी कभी आपने सोचा होगा कि अंडरग्राउंड जो है कई सारे अभियान, कई सारी चीजों का निर्माण करते हैं लोग, किसके अंदर, अंडरग्राउंड भूमि के अंदर करते हैं, तो वहां पर उस एरिया में विद्युत का खपत बहुत ज्यादा होती है, तो उसी के आधार पर जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं वो उसी के आधार पर उस चीज का पता लगा लेते हैं कि कहां पर क्या चल रहा है अभी। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी है उनको पता चल जाता है, क्योंकि जहां पर विद्युत ज्यादा खर्च हो रही है तो वो रिकॉर्ड उठाकर देख लेते हैं उस एरिया का कि लगभग 10 साल पहले यहां पर कितनी विद्युत खर्च हो रही थी और उसके बाद में अचानक से विद्युत कब से ज्यादा खपत होने लगी है। तो इन चीजों के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को बहुत ज्यादा मददगार होती है और बहुत सारी मददगार चीजें जो है साबित होती है विद्युत के द्वारा, क्योंकि लाइट के बिना अंडरग्राउंड कोई भी काम नहीं हो सकता। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिएगा विद्युत का बहुत बड़ा योगदान है। आपके घरों में जो लाइट जलती है उसका आप लोग क्या समझते हैं कि ये एक छोटी सी चीज है, ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये आपके लिए सिक्योरिटी रखने वाली चीज है, ये आपके बारे में इतिहास बता सकती है, आपका इतिहास बता सकती है कि आप क्या करते हैं। समझ में आ रहे हैं ना आपके, क्योंकि इतिहास आपका ये बता सकता है कि आप किन किन चीजों का यूज करते हैं, कितने संसाधन आप घर में यूज कर रहे हैं, कितनी विद्युत आप खपत कर रहे हैं, कितना इनकम का स्रोत आपके पास में हो सकता है। ठीक है, यानी कि जिसके आधार पर अगर कहा जाए कि सामान्य रूप से अगर जिसके घर में 500 या 400 रुपए का बिल आता है वो एक गरीब परिवार है, जिस प्रकार से 2,500 या 3,000 रुपए का जिस घर में बिल आता है वो एक मध्यम वर्गीय हो गया। जिस प्रकार से अगर उच्च वर्ग की बात करें जिसमें 10,000 से लेकर लाख रुपए तक का बिल आता है, तो समझ जाइएगा कि वहां पर कोई ना कोई इनकम का स्रोत बहुत बड़ा है, गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें और एक आईपीएस, ये दोनों जो सर्विस होती है इंडियन सर्विस को, इसमें सबसे ज्यादा यूजफुली रहती है ये विद्युत, क्योंकि इनके बारे में इनके आंकड़े इनको बहुत ज्यादा
आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर भी वही होता है, क्योंकि उनको भी एक सुराग चाहिए होता है और सुराग प्राप्त करने के लिए एक काफी होता है, एक सबूत विद्युत, क्योंकि विद्युत के खपत के अनुसार अनुमान लगाया जा सकता है। आईपीएस अधिकारी को भी केवल इतना सा चीज का ध्यान रखना होता है कि कितने किस घर में, कितने मकान में या फिर किस मोहल्ले में ज्यादा विद्युत का खपत हो रही है, तो उसके आधार पे वो अनुमान लगा लेता है और वो उस पर अपना स्रोत करने लग जाता है, वो रिसर्च करने लग जाता है, तो उसको वहां पर एक सबूत मिल जाता है और वही काफी होता है। तो सबसे पहली बात बताई गई है यहाँ पर कि देखिएगा मानव यानी कि देखिएगा देश के आर्थिक विकास सूचकांक के बारे में जो है आपकी विद्युत के बारे में पता चलता है, इसके आधार पर भी मानव विकास सूचकांक के बारे में पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे लिखिएगा। भारत में विद्युत का उपयोग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 350 kWh का वोल्टेज जो होता है खर्च किया जाता है, जबकि विश्व का औसत, भारत की बात कर रहे हैं, ये भारत का है, जबकि विश्व का औसत अगर हम बात करें तो 1000 तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो 7000 kWh संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस। देखिए बेटा एक चीज समझो यहां पर 7000 kWh यानी कि 1000 मेगा वोल्टेज। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। आइए एक बार इसको समझ लीजिएगा, लिख लिया होंगे आप लोगों ने। देखिएगा एग्जाम में सवाल, प्रीलिम्स के अंदर सवाल यहीं से बनता है, विशेष ध्यान रखा करो। प्रीलिम्स के अंदर यहां से सवाल बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की जो है प्रति व्यक्ति विद्युत प्रति यूनिट कितनी खर्च होती है, तो ध्यान रखना कि कितनी होती है, 350 होती है। ठीक है, 350 वोल्टेज होती है। और इसी के बाद में देखिएगा 1000 मैक्सिमम जो है विश्व स्तर पर अगर अपन बात करते हैं तो 1000 वोल्टेज जो विद्युत है वो खर्च होती है विश्व के अंदर, एक सामान्य रिपोर्ट है यानी कि सभी देशों की मिलाकर। इसी प्रकार से एक संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो यहां पर आर्थिक डेवलपमेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पर 7000 किलो मेगा वोल्टेज विद्युत जो है खर्च की जाती है एक व्यक्ति के द्वारा एक वर्ष में। एक व्यक्ति के द्वारा कितने, 7000। अब आप अनुमान लगा लीजिए अगर भारत देश में 7000 वोल्टेज विद्युत अगर यूज कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो आप कितना बिल पे कर पाएंगे। अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट है। ठीक है, मैक्सिमम आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितना होता है। मैंने एक बार जो है आपकी संस्था का निकाला था, आपकी संस्था का लगभग जो है 1125 के लगभग हमारा वोल्टेज निकला था, गत वर्ष का था। ठीक है, KWH था यानी कि 1125 वोल्टेज विद्युत खर्च किया था एक वर्ष के अंदर हमारी आपकी संस्था का, एक वर्ष में। गत वर्ष का पूरा ये था आपका। ठीक है, यानी कि एक साल की अगर बात करें तो आपका जो है 11.1125 यानी कि 1125 केवी था। ठीक है, केवी वोल्टेज जो था यह आपका निकला था एक वर्ष का। और इसी के बाद में देखिएगा अब इसके अंदर आपको पता है कि बहुत सारे संसाधन चलते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे यूज में आती है लाइट, सबसे प्राथमिक बात है लाइट। लाइट बहुत ज्यादा यूज होती है हमारे यहाँ पर। ठीक है, उसी के साथ में देखिएगा, ठीक है, तो देखिएगा यानी कि ये लाइटिंग का खर्चा होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से मानव विकास जो है सूचकांक है उसको भी मापा जाता है। ठीक है, आगे आप लोग नोट करिएगा, लिखिएगा भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 1950 से 51 तक की बात कर रहा हूं मैं, 1950 से 51 तक है।
2.3 हजार मेगा वोल्टेज था, 2.3 हजार मेगा वोल्टेज था, ठीक है, मेगा वोल्टेज था, जो कि वर्ष 2016-17 में, जो कि 2016-17 में बढ़कर 37,701 मेगावाट हो गया था, 1000 मेगावाट हो गया था। कितना हो गया था देखिएगा, 3,77,001 मेगा वोल्टेज। कितना था? 3,77,001 मेगा वोल्टेज हो गया था। भारत में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन, भारत में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन कोयले से किया जाता है। सर्वाधिक विद्युत से उत्पादन किससे किया जाता है बेटा? कोयले से किया जाता है। कभी आप पानी की टिक मत लगा दीजिएगा। कोयले से किया जाता है। भारत के कुल विद्युत का 60% उत्पादन, विद्युत का कुल उत्पादन यानी कि 60% उत्पादन की अगर अपन बात करें तो ये आपके कोयले से किया जाता है बेटा। किससे किया जाता है? कोयले से। और कोयले से भी कौन सा? यानी कि कोयले से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिएगा कोयले के माध्यम से आपको पता चलेगा कि मात्र 40% विद्युत आपने ऐसी है भारत के अंदर। इसका एक मैं आपको जो है चक्र में आपको समझाऊंगा, आपके लिए मैं एक रिपोर्ट लेकर आऊंगा, उसके आधार पर मैं आपको वर्तमान समय के हालात बताऊंगा। लेकिन किताबी लैंग्वेज के अनुसार अगर इसको समझते हैं तो एक बात आपके सामने आती है कि लगभग 60% जो है विद्युत का उत्पादन जो होता है वो कोयलों के माध्यम से किया जाता है हमारे देश में, जिस प्रकार से मैंने आपको रिपोर्ट बताई है, यानी कि 60% लगभग। ठीक है, इसके बाद में 40% विद्युत बचती है जिसके अन्य बहुत सारे स्रोत है। अब एक बार हम भारत के एक सारणी पर नजर डालेंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि भारत के विद्युत क्षमता यानी कि कितने हजार मेगा वोल्टेज है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि पूरे साल की एक रिपोर्ट निकाल कर लाता है 1950 से लेकर 2019 तक की रिपोर्ट मैं आप लोगों के समक्ष रखने वाला हूं, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइएगा भारत के विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे में। भारत के विद्युत उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता के बारे में चर्चा करेंगे और वो भी देखिएगा मेगा वोल्टेज के। हम विद्युत की क्षमता के बारे में बात करेंगे तो देखिएगा 1000 मेगा वोल्टेज के अंदर हम बात करेंगे। ठीक है, 1000 मेगा वोल्टेज में समझेंगे इसको। सबसे पहले आप सन डाल लीजिएगा 1950 से 51 का साल। ठीक है, 1950। इसके बाद में मैं आपके 10 साल के अंतराल में मैं आप लोगों को रिपोर्ट देने जा रहा हूं, है ना। और 1960 से 1961 और इसके बाद में 1970 से 1971 और 1980 से 81 के साल की रिपोर्ट, 1990 से 1991 की रिपोर्ट और इसके बाद में जो है 2000 से 2001 की रिपोर्ट और इसके बाद में 2005-6 की रिपोर्ट भी मैं आपको देने जा रहा हूं। 2005 से 2006 के मध्य की रिपोर्ट है और इसके बाद में 2012-13 की रिपोर्ट आपको दूंगा और इसके बाद में मैं आपको दूंगा 2019 की रिपोर्ट। ठीक है, चलेगा। अब इस पर बात करेंगे। एक तरफ देखिएगा यहां पर हो गए वर्ष, आप सारणी इस प्रकार से बनाइएगा। यहां पर वर्ष हो गए पानी बिजली, पानी बिजली यानी कि विद्युत का उत्पादन पानी से कितना किया जाता है। इसके बाद में देखिएगा ताप विद्युत, ताप विद्युत कितना किया जाता है। इसके बाद में परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे, परमाणु ऊर्जा कितनी है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा अन्य और योग, अन्य कितने स्रोत है और इसके बाद में योग कर लीजिएगा आप लोग। तो इनके अलग अलग आप सारणी बनाइएगा ऐसे। ठीक है, सारणी बना लीजिएगा। मैं यहाँ पर सारणी नहीं बनाऊंगा, केवल मैं आप लोगों को समझाने के लिए आपको बता रहा हूं केवल। ठीक है, तो देखिएगा 1950 से 51 के बीच की बात करते हैं तो इस समय देखिएगा पानी बिजली यानी कि पानी से कितनी 0.6% विद्युत का उत्पादन किया गया। ताप विद्युत के माध्यम से 1.1 का उत्पादन किया गया। परमाणु ऊर्जा उस समय स्रोत नहीं था हमारे पास में। ठीक है,
इसके बाद में देखिएगा अन्य स्रोत यानी कि 0.2 था, और इसी प्रकार से हमने कितना मेगा वोल्टेज विद्युत उत्पादन किया, 2.3 हजार मेगा वोल्टेज विद्युत हमने उत्पादित किया साल 1950 से 51 के समय के अंदर। ठीक है, इसके बाद में 1961 के बारे में देखिएगा, इसका डाटा देखते हैं एक बार, यानी कि 1.9% जो है पानी विद्युत से, यानी कि किससे उत्पादित किया हमने बेटा, यानी कि पानी से किया। इसके बाद में देखिएगा 2.7% तापीय विद्युत के आधार पर किया। इसी के बाद में परमाणु ऊर्जा का स्रोत हमारे पास इस समय भी नहीं था। इसके बाद में देखिएगा अन्य स्रोत रहा आपका 1.1% रहा, और ये पूरा योग आपका रहा 5.6% मेगा, यानी कि 5.6 हजार मेगा वोल्टेज विद्युत का हमने उत्पादन किया 1961 में। इसके बाद में सन 1970 से 71 के बीच में हमने क्या किया, तो देखिएगा यानी कि इसका आंकड़ा हमने बढ़ाकर यानी कि 6.4% कर दिया। और इसके बाद में ताप विद्युत की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर हमने 79% जो है हमने इसमें उत्पादन किया। अब इस समय हमारे पास में एक स्रोत आ गया था परमाणु ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा के हमने 0.4% उत्पादन कर दिया, और इसके बाद में अन्य स्रोत हमारे रह गए 1.6% है। ठीक है, इसी के आधार पर जो है हमारे विद्युत का उत्पादन जो है 16.3% हो गया। 16.3 हजार मेगा वोल्टेज विद्युत का हमने क्या किया, उत्पादन कर दिया 1970 से 71 वर्ष में, यानी कि 1970 से 1971 तक, यानी कि एक वर्ष में हमने विद्युत का उत्पादन इतना बढ़ा दिया। अब देखो 10 साल बाद में फिर हमने क्या किया, 1980 से 1981 में क्या किया बेटा हमने, तो देखो इस चीज को समझो, 11.8% हमने क्या कर दिया, यानी कि पानी से उत्पादित कर दिया। 11.8% विद्युत हमने यहां से उत्पादित की। ताप विद्युत का आंकड़ा जो है हमारा आगे बढ़ गया, और हमने 17.6% आंकड़ा बढ़ा दिया। इसके बाद में परमाणु ऊर्जा का हमारे पास में स्रोत आया, जिसमें भी हमने वृद्धि की, और 9.5% हमने इसमें वृद्धि कर ली, यानी कि 0.9% हमने इसमें क्या कर दिया, उत्पादन कर दिया, यानी कि 5 पॉइंटों का फर्क आ गया इसमें। इसके बाद में देखिएगा ऊर्जा के स्रोतों में, यानी कि अन्य स्रोतों की अगर अपन बात करें तो इसमें हमने जो है 3.1 आंकड़ा निर्धारित कर लिया। इसके बाद में हमारा 33.6 कितना बेटा, 33.4, सॉरी 6 नहीं होगा 4 होगा, 33.4 हजार मेगा वोल्टेज विद्युत का हमने उत्पादन कर दिया यार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 1990 के साल में फिर आते हैं हम 10 साल बाद में, 1990 से 91 के मध्य का आंकड़ा एक बार देखते हैं। तो यह आंकड़ा आपका देखिएगा, यहां पर पानी के समक्ष में जो है ज्यादा हो जाता है, यहां पर आपका 18.8% हो जाता है, 18.8% हो जाता है। इसी के बाद में तापीय विद्युत ऊर्जा यानी कि 45.8% हो जाता है बेटा, 45.8। इसके बाद में परमाणु ऊर्जा का स्रोत की बात करें 1.5 में परिवर्तन हो जाती है 10 साल बाद में। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य ऊर्जा के जो स्रोत थे इसके अंदर अगर अपन बात करें तो देखिएगा बेटा 8.6% में वृद्धि हो गई थी। इसी के बाद में देखिएगा 8.6% विद्युत यानी कि परमाणु ऊर्जा 1.5% रह गई थी, अन्य ऊर्जा के जो स्रोत थे 8.6 बन गए थे, और इसी के साथ में हमारा विद्युत उत्पादन हुआ 74.6% हजार मेगा वोल्टेज के अंदर। ठीक है, 74.6। ठीक है, इसके अंदर हमारा वोल्टेज प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं 10 साल बाद में, फिर हमारा रिपोर्ट आती है 2000 से लेकर 2001, यानी कि एक वर्ष में हमने क्या किया, 2010 साल के अंदर तो हमने विद्युत उत्पादन किया 25.0% पानी से। इसके बाद में हम तापीय विद्युत पर आगे निकल गए 76 पॉइंट कुछ है, यानी कि 76.0% पर हम आगे बढ़ गए, यानी कि 76% पर चले गए 45 से सीधे। इसके बाद में हमने परमाणु ऊर्जा पर काम किया, और परमाणु ऊर्जा में हमें 2.9% विद्युत का उत्पादन मिला। इसके बाद में अन्य स्रोत आपका आया जिसके अंदर 52.2 कितना बेटा, इसके अंदर जो है आपको मिला, यानी सॉरी 15.2% मिला, और ये 15.2% मिलाकर यानी कि सम्मुख चीजें मिलाकर, यानी कि अभी हम तापीय विद्युत ऊर्जा में सबसे आगे और तीव्र स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। वर्ष 2001 की बात है इस समय। ठीक है, तो इसी के बाद में ये आपका कुल मिलाकर जो है 119.1 हजार मेगा वोल्टेज विद्युत का उत्पादन हमने किया।
इसके बाद में वर्ष 2005-6 की रिपोर्ट भी आपके समक्ष रखता हूं। उसके अंदर देखिएगा हमने 35.0% तो विद्युत का उत्पादन पानी से किया। इसी के बाद में 35 के बाद में देखिएगा हमने क्या किया, यानी कि 95% 0.1% उत्पादन हमने तापीय विद्युत से किया। और इसी के बाद में 2.8% किससे किया, यानी कि परमाणु ऊर्जा के स्रोत रखे। और इसके बाद में अन्य स्रोत जो है आपके वो 15 से बढ़कर कितने हो गए बेटा, वो 17.2% में बदल गए, 17.2% हो गया। और इसी के साथ में 17.2% हुआ और इसका पूरा योग मिलाकर हमने इतने उत्पादन किया, 150.1 हजार मेगा वोल्टेज विद्युत का अपने उत्पादन कर दिया साल 2005-6 में। इसके बाद में देखिएगा हमारी सरकार ने 2012-13 में क्या किया, तो 2012-13 में हमने क्या किया देखिएगा, 39.9% विद्युत तो हमने कहां से उत्पादित की बेटा, पानी से। इसके बाद में देखिएगा यानी कि तापीय ऊर्जा हमने कितनी प्राप्त की, 160.0% विद्युत हमने कहां से उत्पादित की, तापीय ऊर्जा से उत्पादित की बेटा। और इसी के बाद में जो है परमाणु ऊर्जा में हम आगे बढ़े और 78% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त किया। इसी के बाद में जो आपके अन्य जो स्रोत थे बेटा, उसके बाद में देखिएगा आप लोग 29.5% पर पहुंच गए थे, 29.5% पहुंच गए। और 29.5% यानी कि ये सब मिलाकर हमने विद्युत उत्पादन की 233.6 मेगा वोल्टेज विद्युत हमने यहां पर उत्पादित 1000 मेगा वोल्टेज विद्युत उत्पादन किया 2012-13 में। अब बात करते हैं 2019 में। वर्ष 2019 में हमने क्या किया, तो 45.3% तो हमने विद्युत कहां से उत्पादित की बेटा, पानी से। इसके बाद में देखिएगा आगे हमने बात की यानी कि ताप विद्युत की, और ताप विद्युत के अंदर जो है हमने उत्पादित किया 227.0%। और इसी के साथ में परमाणु ऊर्जा का आंकड़ा घट गया, 6.7% आ गया। और इसी के साथ में अन्य स्रोत हमारे पास में बढ़ गए, जिनका आंकड़ा 80.83 हमको देखने को मिला, 80.83 और 80.85 आपको देखने को मिलेगा। और इसी के बाद में इनका टोटल जो हो गया पूरा, वो आपका 362.83 हजार मेगा वोल्टेज विद्युत का उत्पादन है आज तक 2019 में हमने किया। 2020 और 2021 की रिपोर्ट बहुत जल्दी आने वाली है, वो आप लोगों के समक्ष रखी जाएगी। उसी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 2022-2023 वाली रिपोर्ट आएगी, शायद 2005-6 में आई, और उसके बाद में 2012-13 में आई, और इसी के बाद में 2019 की रिपोर्ट आई। और इसी के आधार पर 2020-21 की रिपोर्ट भी आएगी। और 2021 में जब रिपोर्ट आएगी लास्ट में, वो आपको मैं लिखवा दूंगा। थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ दें, करंट अफेयर्स का टॉपिक रहेगा, आपको पता रहना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स को कहां जोड़ना है, करंट अफेयर्स को कहां पढ़ना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात यहां पर मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको। प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे सवाल इसी प्रकार के पुटअप होते हैं, उनका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरे द्वारा आपको पढ़ाई गई है वो चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है 1950 से 1961 तक का, और इसके बाद में आपको लास्ट में ध्यान रखना होता है 2019 से लेकर अभी आपको ध्यान रखना है 2012-13 और 2019 का। और इसके बाद में जो नया आंकड़ा आएगा, यानी कि या तो आपसे पूछेगा सबसे पुराना आंकड़ा या पूछेगा सबसे न्यूनतम आंकड़ा, बीच के आंकड़े से आपको कोई भी मतलब नहीं है। ये कभी भी एग्जाम में आपको नहीं पूछने वाले, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में इस प्रकार के सवाल नहीं बनते। प्रीलिम्स एग्जाम में या तो आपसे पूछेगा सबसे पुराना आंकड़ा या फिर पूछेगा आपसे सबसे न्यूनतम आंकड़ा। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखना, अगर मेंस के अंदर सवाल बनता है किससे, विद्युत से संबंधित, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि विद्युत के अंदर आपको सवाल पूछ सकता है कि पानी बिजली कितना प्रतिशत उत्पादित किया, तो उस समय आपको यह आंकड़ा दर्शाना होगा, यह आंकड़ा दर्शाना होगा। दूसरा एक अनुमान मैं आपको बताता हूं कि यह आंकड़े आपको अलग अलग तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि पानी बिजली कितना उत्पादन किया हमने, तो ये रिपोर्ट आप लोग उसमें लिखकर आएंगे। और ये रिपोर्ट इस प्रकार से नहीं लिखी जाएगी जिस प्रकार से मैंने आपको यहां पर लिखवाया है।
आपको वहां पर डायग्राम के माध्यम से बनाकर आना है, और डायग्राम के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो आइएगा, डायग्राम के माध्यम से कैसे समझाया जाता है। एग्जामिनर को आपको एक छोटी सी चीज समझानी है, बस इस प्रकार से एक गोला बनाना है। क्या करना है बेटा, एक गोला बनाना है और इस गोले के अंदर केंद्र बिंदु रख देना है, ठीक है, वर्त बनाना है। इसी प्रकार से देखो यहां पर है, यानी कि कितना 0.6%, यानी कि आपको अनुमान लगाना है कि 0.6% कितना सा होगा, अतन सा होगा। तो इसके अंदर आपको लिख देना है 1950 से 1951 का स्रोत, इसके बाद में 1961 का, यानी कि 1.1961 में हमने ये प्राप्त किया, ठीक है। इसके बाद में 1970 में हमने, यानी कि 6.4%, यानी कि 1971 में हमने ये प्राप्त किया। इसी प्रकार से 1980 में 11, यानी कि थोड़ा आंकड़ा बड़ा होगा, तो 1980 के अंदर हमने क्या प्राप्त किया, ये आंकड़ा प्राप्त किया। इसी के बाद में 1991 या 1990 में हमने 18, यानी कि इसको भी थोड़ा सा बड़ा, यानी कि इतना हो जाएगा, ठीक है, तो ये 18 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से 2001 के अंदर हमने इतना आंकड़ा प्राप्त किया, और इसी के बाद में 2006 में हमने इस प्रकार से इतना आंकड़ा प्राप्त किया, और ये इतना जो है हमने 2019 में प्राप्त किया, ठीक है। तो ये आंकड़ों की जो संख्या आपको इस प्रकार से दर्शानी होती है। इसके अंदर आपको यहाँ पर संकेत लिखना है, ठीक है। अब संकेत के अंदर आपको जो है वर्ष लिख देना है, या फिर आपको जो है इसको खाली भी रख सकते हो, या फिर ऐसे आप इसको भर भी सकते हो। तो एग्जाम के अंदर अगर आप इस प्रकार से सवाल को हल करके आएंगे तो आपको एग्जामिनर को समझाने में बहुत अच्छा और बहुत हेल्पफुल होंगे। और दूसरी बात, विशेषकर मैं उन विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं जो विद्यार्थी मेंस में, यानी कि ऑप्शनल ज्योग्राफी लेना चाहते हैं, उनको तो हर चीज डायग्राम के माध्यम से समझना है, ठीक है। हर चीज डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझेंगे तो एग्जामिनर को आप बहुत आसानी से समझा देंगे। दूसरी बात, आप भी बहुत आसानी से उस चीज को समझ लेंगे, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को अब तक तो पता नहीं था कि मैथ कहां पर काम आएगी, लेकिन मैथ ज्योग्राफी में भी काम आएगी। तो ये स्रोत आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है बेटा। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो विद्यार्थी ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेना चाहता है, इन बातों को विशेष ध्यान रखे। अगर इन बातों का विशेष ध्यान रखोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे, अन्यथा फिर मेंस में ऑप्शनल लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं दोगे तो सबसे पहले आप लोगों को इस चीज के बारे में विशेष ध्यान होना चाहिए। चलेगा, अब आगे बात करेंगे, ठीक है। ये आपका विद्युत हो गया। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं आपकी जो अगला टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे पेट्रोलियम पर। अब पेट्रोलियम क्या है उसके बारे में भी आज की क्लास में ही हम समझने की कोशिश करते हैं। आइएगा पेट्रोलियम के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप तो टॉपिक आ लिया बेटा दूसरा, पेट्रोलियम के बारे में। अगला टॉपिक आपका क्या है, पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पेट्रोलियम समझिएगा इस बात को, पेट्रोलियम सबसे पहले आप लोग नोट करिएगा, पेट्रोलियम टॉपिक डाल लीजिएगा, उसके बाद में लिखिएगा पेट्रोलियम ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पेट्रोलियम ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो परतदार चट्टानों में पाया जाता है। जो कहां पर पाया जाता है बेटा, परतदार चट्टानों के अंदर पाया जाता है। परतदार चट्टानों के अंदर पाया जाता है। क्या करता है, परतदार चट्टानों के अंदर पाया जाता है। भारत में विभिन्न राज्यों में पेट्रोलियम के भंडार एवं उत्पादन के क्षेत्रों को इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। देखिएगा बेटा एक चीज समझते हैं आप, पेट्रोलियम का मतलब यानी कि हमने जो विद्युत का उत्पादन में हमने पढ़ा कि जिस प्रकार से मैंने आपको लिखवाया कि किस प्रकार से भारत के अंदर जो है पानी बिजली कितना प्रतिशत उत्पादन किया जाता है, उसी के बारे में दूसरी बात हमने किया, यानी कि तापीय विद्युत कितना उत्पादन किया जाता है। तो उसी के आधार पर हमने भारत के कोयले भंडार यानी कि जहां से तपक विद्युत का उत्पादन किया जाता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट 2019 की मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, जिसमें मैं भारत के अन्य राज्यों के यानी कि अलग अलग राज्यों के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो ये टॉपिक जो आपका है इसको आपको आसानी से समझना है, और खासतौर पर उन विद्यार्थियों से आग्रह है जो विद्यार्थी इन राज्यों के अंतर्गत आते हैं उन विद्यार्थियों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये डाटा आपसे मेंस के अंदर ही नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स के अंदर ही नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपसे इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी जिस राज्य से बिलोंग करता है उन विद्यार्थियों के, अगर जिन विद्यार्थियों के राज्यों के नाम इसके अंदर आएंगे इस सारणी के अंदर,
तो वो विद्यार्थी विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चलिएगा। अब आप लोगों को एक चीज समझ में आए कि भारत में कोयले कहां पर उत्पादन किए जाते हैं और कोयले कहां से उत्पादित होते हैं। तो देखिएगा, भारत के अंदर कोयले जो मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, प्रदल चट्टानों से पाए जाते हैं। अब बेटा आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, क्योंकि अगर आपने कि ये जो कोयले होते हैं वो किससे निर्मित होता है, ठीक है, यानी कि ये भूमि के अंदर कहां से मिलते हैं। तो अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी बुक अगर आपने बेस ज्वाइन कर रखा है और एनसीईआरटी बुक आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के अंदर आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था वहां पर कि देखिएगा परतदार जो चट्टानें जो होती है उनके नीचे यानी कि कोयले कहां से आए हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लाखों वर्षों पहले क्या हुआ था कि प्राकृतिक आपदा के कारण पृथ्वी के ऊपर जो वनस्पति जो थे, यानी कि जिनको आप जंगली क्षेत्र जो बोलते हैं, जो जंगल होता है बेटा, वो वनस्पति जो क्षेत्र होते हैं, वो वनस्पतीय क्षेत्र जो है यानी कि किसी कारणवश पृथ्वी के ऊपर आकस्मिक घटना घटित हो जाने के कारण, यानी कि आपको पता हो तो पृथ्वी एक बार उल्का पिंड से टकराई थी, है ना, लाखों वर्षों पहले। और जिस समय हमारी पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे, एक वीडियो मैंने आपको समझाया था, उस समय डायनासोर हुआ करते थे, बड़े बड़े जंतु हुआ करते थे, यानी कि जिनका झुंड अगर एक बार निकल जाए, यानी कि एक रास्ते से अगर प्रारंभ हो जाए तो वो लोग यानी कि पृथ्वी को कंपन महसूस होता था, जैसे भूकंप आ रहा हो। तो डायनासोरों की मृत्यु कैसे होती है, उस टॉपिक में मैंने आपको एक चीज बताई थी एनसीईआरटी बुक में कि डायनासोर जब पृथ्वी पर होते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारी पृथ्वी एक आग के गोले से टकराती है और आग के गोले से टकराने के कारण हमारी पृथ्वी जो है एक उज्जवल टुकड़ा यानी कि क्या बन जाती है, यानी कि एक आग का गोला बन जाती है। और आग का गोला बन जाने के कारण पृथ्वी के ऊपर जितने भी वनस्पति जीव जंतु जो थे वो नष्ट हो जाते हैं। और कुछ समय पश्चात में क्या होता है, यानी कि जिस जगह पर वो आपका जो टुकड़ा टकराता है उस जगह का धरातलीय जो मिट्टी होती है वो उच्च हो जाती है, यानी कि ऊंचे दरार हो जाते हैं, और कुछ चीजें जो है निम्न हो जाती है, जिसमें समुद्री इलाका होता है जहां पर पानी यानी कि बारिश होने के कारण वो धीरे धीरे ठंडी होती है और करोड़ों वर्षों के अंदर वो ठंडी होती चली जाती है। ठंडी हो जाने के बाद में उस पर पानी बरसता है तो नीचे वाले जो क्षेत्र थे उनमें पानी रह गया, यानी कि उनमें पानी भर गया, जो कि एक समुद्र का रूप धारण करती है बाद में। और उसी के बाद में उसके ऊपर जो है दो टुकड़े, जिसको आप पैंतालासा और पैंतासा सागर के नाम से जानते हैं। ज्योग्राफी में भूगर्भीय संरचना आपने पढ़ी होगी, वैसे मैंने आपको एनसीईआरटी की बुक में सारी चीजें पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि बहुत डीपली हर चीज का अध्ययन करता हूं मैं पहले, उसके बाद में आप लोगों के समक्ष रखता हूं ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। तो उसके अंदर पैंतालासा और पैंतासागर जो था वो दो टुकड़े बाहर निकल कर आते हैं और वो समुद्र के कई विभिन्न हिस्सों पर तैरते रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो टुकड़े आए कहां से थे, तो वो टुकड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि वो टुकड़े जो है, कई विशेषज्ञों का मानना है कि वो टुकड़ा जब ऊपर उठता है तो उसके नीचे क्या होता है कि उसके नीचे प्राकृतिक वनस्पति जो होती है वो होती है, और वही प्राकृतिक वनस्पति जो होती है वही उसके नीचे दबी होती है, और वो लाखों वर्ष तक उसके अंदर दबी रहने के कारण भूमि का ताप और दाब और दोनों झेलकर ताप और दाब के कारण वो जो है कोयलों में परिवर्तन हो जाती है। और कोयलों में परिवर्तन होने का मतलब ये नहीं है कि जो आप लकड़ी के कोयले जलाते हैं उनमें परिवर्तन हो जाती है, यानी कि जल जाती है, नहीं, बल्कि क्या होती है, यानी कि एक पत्र के रूप में एक ठोस रूप धारण कर लेती है। कोयला का आकार अगर आप देखेंगे तो पत्र की तरह होता है, बहुत मजबूत होता है वो कोयला, ऐसा नहीं होता जैसे लकड़ी का कोयला होता है जिससे आप पत्थर पर घिसे और मंजन कर लेंगे, ठीक है, वो नहीं होता है, तो बहुत मजबूत होता है। तो उस कोयले का निर्माण होता है और लाखों करोड़ों वर्षों बाद में जो है, यानी कि मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव उसकी रिसर्च करता है, मानव उसका खोदान करता है और उसको खोदता है। जब मानव उनको निकालता है तो ये उन्हीं राज्यों के अंदर मिलता है जिनके नीचे प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जिसके अंदर वनस्पति हो गए, जंगल हो गए, और वो लोग जहां पर जीव जंतु जहां पर गमन किया करते थे उन्हीं स्थानों पर आपको कोयले का खादान मिलेगा, ठीक है, अन्य जगहों पर आपको कोयले का खादान नहीं मिलेगा। और अन्य डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा, जो कि आप एनसीईआरटी बुक की क्लास में आप लोग जो ज्वाइन कर रखे हैं उनका जो स्पेशल बैच जो है जो ज्वाइन कर रखे हैं ज्योग्राफी का, उन विद्यार्थियों को सारी चीजें मैंने डिटेल से समझाइए। जो विद्यार्थी ऑप्शनल ज्योग्राफी लेगा उसको भी सारी चीजें समझाएंगे कि जो तेल है वो ईरान इराक वाले क्षेत्र में ही क्यों है, अन्य देशों में क्यों नहीं है, उनके बारे में सारी सारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सारी चीजें मैंने डीपली पढ़ाई है। और आगे जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर भी मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा। तो अब हम बात करेंगे भारत के कोयले भंडार के बारे में, 2019 की रिपोर्ट में आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है। तो लिखो, भारत में कोयले भंडार 2019 में, भारत के अंदर, भारत में कोयले का भंडार
भारत में कोयले का भंडार वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट, वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट में आपके समक्ष रखने वाला हूं। एक तरफ आप राज्यों का नाम लिख लीजिएगा, विशेष क्षेत्र की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये आपके पीसीएस एग्जाम में काम आता है, जहां पर आप विशेष क्षेत्र की बात करते हैं उस जगह पर है। प्लांटों की भले ही बात कर लेंगे, लेकिन राज्यों की बात करेंगे अभी। इसमें से कुल भंडार और कुल भंडार टन के अंदर, कुल भंडार भी किसमें बात करेंगे? टन के अंदर बात करेंगे। पहला देखो, एक तरफ आप क्रम संख्या डाल लीजिएगा यहां पर, ठीक है। अगर सारणी बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो यहां पर मिलियन टन में बात करेंगे बेटा, है ना, मिलियन टन के अंदर। तो देखिएगा, सबसे पहला आपका एक राज्य है जिसका नाम है झारखंड राज्य, ठीक है। तो झारखंड राज्य से हमारे साथ में कौन जुड़ा हुआ है? झारखंड राज्य। तो देखिएगा, झारखंड राज्य से जो है, झारखंड राज्य के अंदर हम बात करेंगे तो झारखंड के राज्य के अंदर जो है 8 नहीं बल्कि 83,152 मिलियन, सॉरी 83,152 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है 2019 में, ठीक है। इसके बाद में उड़ीसा आता है, झारखंड के बाद में उड़ीसा आ गया। उड़ीसा की अगर अपन बात करें तो देखिएगा 79,295 मिलियन टन, कितना? 79,295 मिलियन टन कोयला का उत्पादन होता है। इसके बाद में तीसरा राज्य है आपका जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तीसरा राज्य है जिसका नाम है आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 57,206 मिलियन टन आपका क्या होता है? कोयले का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ के बाद में आपका होता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो है 31,467 मिलियन टन क्या होता है? मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है। पांचवा आपका पश्चिम बंगाल के बाद में है आपका मध्य प्रदेश। प्रज्ञा जी विशेष ध्यान रखिए बेटा, नहीं तो आपको इंटरव्यू में पूछा ही जाएगा। मध्य प्रदेश का देखिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर जो है 27,987 मिलियन टन। इसके बाद में देखिएगा मध्य प्रदेश के बाद में आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर उत्पादित होता है बेटा आपका जिसका है 12,999 मिलियन टन, 12,999 मिलियन टन। इसी के बाद में सातवां राज्य महाराष्ट्र के बाद में आपका आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की अगर अपन बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपका होता है 1581 मिलियन टन। अब इसको एक बार रिवीजन करते हैं, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो विद्यार्थी जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उतना सा ध्यान रख लो, बाकी ये सारी चीजें आपको मैं मानचित्र जब पढ़ाऊंगा, मानचित्र विश्लेषण तब करेंगे। आप चिंता मत कर लेना कि आप ऐसे मत समझ लेना कि जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो सामान्य है। अभी जब मैं मानचित्र विश्लेषण करूंगा तब ये चीजें आप लोगों को इतने गजब तरीके से समझ में आएगी कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। आपकी आने वाली पीढ़ी को तब आप बताओगे कि हम उस समय इस प्रकार से पढ़ा करते थे। तो मानचित्र का विश्लेषण तब करेंगे तो सारी चीजें आपको डिटेल से समझाऊंगा, आप चिंता मत करना। बस आप अभी इतना सा ध्यान रखो कि इनको एक बार सही निगाहों से आप पढ़ लो और थोड़ा सा अनुमान आप लोगों को लगाना है। बस आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस जिसकी मैं बात करता हूं, हमेशा अनुभव कहां काम आता है। अब उसके बाद में अनुभव के बारे में मैं हमेशा जिक्र करता हूं, तो वो अनुभव जो है आपका मैं मानचित्र विश्लेषण तब करूंगा, तब आप लोगों के मानचित्र विश्लेषण के अंतर्गत आप लोगों को वो चीजें बताऊंगा कि आपका अनुभव कहां काम करता है। और आप एडवांस में बताते रहेंगे कि सर हो सकता है यहाँ पर 83,152 मिलियन टन है झारखंड का, उड़ीसा का जो है 79,2.5 हो सकता है। इस प्रकार से आप अनुमान लगा लेंगे, पहले ही बता देंगे कि सर इस राज्य का इतना उत्पादन हो सकता है। तो मानचित्र के अंदर करंट डाटा के साथ में आप लोगों से मिलूंगा मैं जब आपका करंट डाटा प्रकाशित होगा 2021 का, उसके बाद में। अभी तक मैं 2019 की रिपोर्ट के आधार पर आपको पढ़ा रहा हूं। 2020 में तो वैसे ही डिस्टर्ब थे, कोरोना काल था।
2021 के अंदर भी देखते हैं, अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो 2022 में 100% आएगी और लास्ट के समय में दिसंबर या जनवरी के महीने में हो जाएगी अगर आनी है तो 2021 की रिपोर्ट। तो उसके आधार पर फिर चर्चा करेंगे मानचित्र के साथ में। अभी केवल मानचित्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी आपके सामने एक बोर्ड है और इस पर जितना समझाने की कोशिश करो उतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी मानचित्र के आधार पर मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा, आप लोगों का सहयोग रहा तो। एक बार रिविजन कर लेते हैं, एक बार मिलान कर लीजिएगा। पहला, झारखंड राज्य में बेटा देखिएगा 83,152 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है 2019 में। उड़ीसा राज्य की बात करें तो देखिएगा 79 यानी कि 79,295 मिलियन टन उत्पादन होता है। इसके बाद में छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो है 57,206 टन मिलियन टन की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर जो है 31,667 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है वर्ष 2019 में। मध्य प्रदेश यानी कि प्रज्ञा, ध्यान रखिएगा बेटा, 2000 यानी कि 27,987 मिलियन टन है। और इसी के बाद में महाराष्ट्र का आंकड़ा देखिएगा आप लोग तो 12,999 मिलियन टन है। आंध्र प्रदेश का ध्यान रखिएगा 1581 मिलियन टन। ठीक है, चलिएगा आंध्र प्रदेश तक हो गया। अब आ जाइएगा बिहार, मुन्नी कुमारी जी और दिलीप कुमार पांडे जी, आप विशेष ध्यान रखिएगा, बिहार से बिलोंग करते हैं आप लोग। बिहार राज्य की अगर बात करें तो देखिएगा बिहार राज्य की अगर बात करते हैं तो 1367, कितना बेटा, 1367 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है बिहार राज्य में। इसके बाद में नौवा देखिएगा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, सुनील कुमार जी, आशीष वर्मा जी, चंदा मौर्य जी, ब्रजेश जी, शिवकरण जी और उत्तर प्रदेश के अन्य साथियों से निवेदन है कि आप विशेष ध्यान रखें आपके राज्य का। उत्तर प्रदेश के अंदर बेटा 1062 मिलियन टन, कितना है बेटा, 1062 मिलियन टन 2019 में। इसके बाद में 10वां देखिएगा, 10वां आपका है मेघालय। मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय राज्य के अंदर आपका कोयले का उत्पादन होता है 576 मिलियन टन, 576 मिलियन टन होता है। और इसी के बाद में मेघालय के बाद में आपका होता है आसाम, और आसाम की मैं बात करूं तो आसाम में आपका 410 मिलियन टन होता है। और आसाम के बाद में आपका 12वां राज्य होता है जिसका नाम होता है नागालैंड। उधर चलते हैं, है ना, पूर्वी राज्यों में चलते हैं, नागालैंड की तरफ चलते हैं। तो नागालैंड के अंदर देखिएगा यानी कि नागालैंड का आंकड़ा जो है आपका 410 मिलियन टन, इसका भी सेम ही है ना। वैसे यहाँ पर 411 हो सकता है नागालैंड का, 411 और 10 यानी कि दोनों के बीच में है। ठीक है, इसी के बाद में देखिएगा 13वां आपका जो है नागालैंड के बाद में आपका है सिक्किम राज्य। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के बारे में अगर चर्चा करें तो देखिएगा 101 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है। और इसी के बाद में जो है अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, 14वां आपका आता है बेटा अरुणाचल प्रदेश। आप जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा साथ के साथ। अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखिएगा 90 मिलियन टन, कितना बेटा, 90 मिलियन टन होता है। और इसका कुल उत्पाद की बात करेंगे तो देखिएगा कुल उत्पाद आपका कितना होता है, एक बार लिख लीजिएगा आप लोग, कुल उत्पाद में यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, तो कुल उत्पाद के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो एग्जाम में तो 3,15,149 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है भारत देश में वर्ष 2019 के अनुसार। वर्ष 2019 के अनुसार 3,15,149 मिलियन टन किसका उत्पादन होता है, कोयले का उत्पादन होता है। तब जाकर आपका देश 60% विद्युत जो है कोयले से उत्पादित कर पा रहा है बेटा, यानी कि किससे, 60% कोयले से, यानी कि तापीय ऊर्जा जिसको आप कहते हैं। तो तापीय ऊर्जा का आंकड़ा इस प्रकार से आगे आपका कंटिन्यू बढ़ रहा है। और यही चीज है अनुभव, समझ पा रहे हैं अनुभव क्या होता है, समझा रहा हूं बार बार, जैसे आप समझ गए होंगे अनुभव क्या होता है, क्योंकि मैंने समय सारणी आपको पहले बताई है ना, उसके अंदर मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक गैस पर, प्राकृतिक गैसों के बारे में भी चर्चा करेंगे और भारत के जो तेल शोध कारखाने हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार प्राकृतिक गैस के बारे में चर्चा करेंगे, पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं डीपली, थोड़ा सा सामान्य बात है राज्यों की, यानी कि भारत में कोयले के भंडार 2019 की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है और कितना मिलियन टन उत्पादन होता है, जिसमें से मैंने आपको बात की है बिहार की। बिहार राज्य के अंदर 367 मिलियन टन
उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश राज्य में 1062 मिलियन टन होता है। मेघालय के अंदर अगर बात करें तो 576 मिलियन टन उत्पादन होता है। इसके बाद में आसाम राज्य की बात करें तो 410 मिलियन टन होता है। नागालैंड की बात करें तो 410 मिलियन टन होता है और सिक्किम राज्य की बात करें तो 101 मिलियन टन होता है और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 90 मिलियन टन उत्पादन होता है। इसी प्रकार से हमारे देश में भारत के अंदर जो है ऊर्जा के जो स्रोत है सबसे ज्यादा कोयले को माना गया है। विद्युत जो सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है वो कोयले के माध्यम से की जाती है, जो कि उसका आंकड़ा लगभग कितना है हमारे पास में 60% आंकड़ा हमारा बताया गया है भारत के अंदर। ठीक है, चलिए इसी के अंदर देखिएगा भारतवर्ष की बात करते हैं। ठीक है, भारत के अंदर 2019 की एक रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर कोयले का उत्पादन की अगर बात करें तो ये डाटा आप सभी को याद रखना है, जो कि 3,15,149 मिलियन टन है। कितना है बेटा? 3,15,149 मिलियन 3,15,149 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है वर्ष में। 2019 की रिपोर्ट इस चीज के बारे में बयां करती है। इसलिए तापीय संयंत्र यानी कि तापीय विद्युत सर्वाधिक इसलिए उत्पादित होती है हमारे देश में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालिएगा प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल जो गैस होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलेगा, प्राकृतिक गैस के बारे में यानी कि तीसरा टॉपिक होगा आपका प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के बारे में हम चर्चा करेंगे यानी कि नेचुरल गैस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो लिखिएगा आप लोग, सबसे पहले नोट करिएगा प्राकृतिक गैस तेल के कुएं से प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस तेल के कुओं से प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस क्योंकि हल्की होती है इसलिए तेल के ऊपर पाई जाती है। इसलिए तेल के ऊपर पाई जाती है। प्राकृतिक गैस का उपयोग मुख्य रूप से रासायनिक खाद बनाने में, रासायनिक वस्तु का उत्पादन वाहन एवं घरों में खाने पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वाहनों में तथा घरों में भोजन पकाने के लिए यानी खाना पकाने के लिए इस गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार मात्र 400 बिलियन प्राकृतिक गैस के भंडार मात्र 450 बिलियन क्यूब मीटर है। भारत में मात्र 400 बिलियन क्यूब मीटर है। प्राकृतिक गैस की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक गैस का भंडार हमारे देश में मात्र कितना है बेटा? 400 बिलियन क्यूब मीटर है। आगे लिखिएगा प्राकृतिक गैस का कुल भंडार 75% भाग 75% भाग वेसिन क्षेत्रों में तथा बंबई हाई में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? 75% भाग वेसिन क्षेत्र में तथा बंबई हाई में पाया जाता है।
गुजरात में 12% है, गुजरात में 12%, आंध्र प्रदेश में 7% है, आंध्र प्रदेश में 7%, आसाम में 6%, 6% गैस का भंडार है, गैस का भंडार पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? गैस का भंडार पाया जाता है। गुजरात में 12%, आंध्र प्रदेश में 7%, आसाम में 6% किसका पाया जाता है? यानी कि गैस का भंडार पाया जाता है। इनके अतिरिक्त जो है, इनके अतिरिक्त बेरामोड़, बेरामोड़ राजस्थान में बेटा ना एक स्थान है, बेरामोड़ राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, लिख लीजिएगा आप लोग, बेरामोड़ राजस्थान में, और इसी के साथ में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, फिरोजपुर पंजाब में होता है, फिरोजपुर पंजाब में बेटा, फिरोजपुर पंजाब में, और में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। इनमें भी प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। क्या होता है बेटा? इसमें प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। प्राकृतिक, भारत के प्राकृतिक गैस का उत्पादन की जो क्षमता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक वर्ष, एक तरफ अपन वर्षों के बारे में लिखेंगे, एक तरफ फिर अपन क्या लिखेंगे, यानी कि कितना बिलियन क्यूब उत्पादन होता है ना, क्यूब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार इसको समझते हैं, आइएगा सभी लोग एक बार इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक गैस क्या होती है बेटा? कहां कहां पर काम आती है? हमारे रासायनिक खाद बनाते हैं हम, रासायनिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं हम, वाहन एवं घरों के अंदर खाना पकाते हैं हम, उसके साथ में हम क्या करते हैं? प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इसका उपयोग करते हैं, प्राकृतिक गैस का। इसके बाद में देखिएगा एक चीज समझो, यहां पर हमारे भारत देश में मात्र 450 क्यूब मीटर यानी कि बिलियन क्यूब मीटर क्या पाई जाती है? प्राकृतिक गैस पाई जाती है, नेचुरल गैस पाई जाती है। तो देखो इसी के बारे में बताया गया है कि 75% जो गैस हमारी है, प्राकृतिक गैस जो है वो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरी बात, मुंबई हाईवे के अंदर पाई जाती है, मुंबई हाई के अंदर पाई जाती है, हाईवे जो है उस पर पाई जाती है। और गुजरात के अंदर देखिएगा 12% है, आंध्र प्रदेश में 7% पाई जाती है, और आसाम के अंदर 6% गैस का भंडार मिलता है। आसाम में 6% और आंध्र प्रदेश में 7% और इसके बाद में गुजरात में 12%। बेटा इनका आंकड़ा विशेष ध्यान रखना, एग्जाम में यही आंकड़े पूछे जाएंगे, ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। बल्कि साइंस की दृष्टि से आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, यानी कि ये रासायनिक खाद जो होता है इसमें उत्पादन वाली जो गैसें होती है इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। वो मैं आपकी साइंस की क्लास में क्लियर करूंगा, किस प्रकार से खाद का निर्माण होता है, रासायनिक वस्तुओं का उत्पादन में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। घरों में खाना पकाने वाली गैस के अंदर भी आपको अलग अलग आती है, सीएनजी आती है ना, एलपीजी आती है, उसके अंदर भी अंतर स्पष्ट करूंगा, सारी चीजें आपको समझाऊंगा। आप चिंता मत करना, क्योंकि आप चिंता करेंगे तो फिर मैं किस काम में आऊंगा आप लोगों के। तो आप लोग इसके बारे में बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। पहले हम मेन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद में छोटे सब्जेक्टों को हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो मेन सब्जेक्टों के अंदर ज्योग्राफी, इतिहास और इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस, इन 4 सब्जेक्टों को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में अगले सब्जेक्टों की अगली क्लास में चर्चा करेंगे। एक बार इसको समझ लेते हैं, समझो। तो मैंने आपको एक डाटा बताया कि गुजरात के अंदर 12% पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में 7% है और आसाम में 6। ये दो चीजें तो बड़ी आसान है, लेकिन ये 12% गुजरात का आंकड़ा ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में सवाल में पूछा जाता है, ठीक है। कि गुजरात के अंदर जो है कितना प्रतिशत प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, तो 12% होता है, ये आंकड़ा फैक्ट है। और इसी के बाद में आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो 7% होता है, आसाम के बारे में पूछा जाए तो 6% होता है। और इसी प्रकार से अन्य जगहों की बात की जाए तो अलग राज्यों का नाम आ जाए तो जो विद्यार्थी राजस्थान राज्य से हैं, बोरमेड़ा के बारे में ध्यान रखिए, राजस्थान के अंदर है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर है और फिरोजपुर पंजाब के अंदर है। तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में अब मैं आप लोगों की क्लास का एंड करता हूं। आज की क्लास का कमेंट आपको करना है 10, आज की क्लास का कोड है 10, साथ में आपका नाम, वही विद्यार्थी कोड कमेंट करेगा जो पूरी क्लास लिया है, ठीक है।
चलेगा। फिर अगली क्लास में आप लोगों से मिलेंगे जिसमें भारत के प्राकृतिक गैस का उत्पादन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी मुझे अनुमति दें, फिर अगली क्लास में आप लोगों के साथ में इसी जोश के साथ में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।